everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika. I hope you all are doing very well. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट, इसमें एंजाइम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज तक हमने देखे एंजाइम्स के अंदर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स पे। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 3 है। ठीक है, तो एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो रिएक्शन है इसको फास्ट करवाते हैं एंजाइम्स। तो हम एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। जैसे ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स की, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इस फॉर्म में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। इस एक्टिव साइट से आके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है और रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। ठीक, और ये जो एंजाइम्स हैं ये बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं, उसकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। केमिकल रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उसको इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके उसको रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स हैं ये इंक्रीज करते हैं 10 मिलियन टाइम्स। कितने टाइम्स रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं? 10 मिलियन टाइम्स। ये क्वेश्चन नहीं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि एंजाइम्स कितने टाइम्स रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ हम बता सकते हैं 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जब हम प्रोटीन्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने देखा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स भी बनवाते हैं। तो वो चीज़ है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है राइबोजाइम्स का। ये राइबोजाइम्स है आरएनए से मिलके बना होता है। जब आरएनए के अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी आ जाती है, वो कैटालिसिस करवाता है रिएक्शन का, तो उसको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। ठीक, और ये जो एंजाइम्स हैं ये स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से आकर जुड़ जाएगा और रिएक्शन को प्रोसीड करवा देगा। नहीं, ये हमेशा इनका एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही बाइंड होता है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती है, वरना रिएक्शन वहीं रुक जाएगी और एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये बोला जाता है कि ये स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। फिर एक टर्म और आता है, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड और चेंज्ड इन द रिएक्शंस। तो एंजाइम्स हैं उनको हम रिएक्शन के अंदर यूज़ भी नहीं करते और उसका कोई भी स्ट्रक्चर है वो चेंज भी नहीं होता। ठीक है, अब एंजाइम है वो बस बाइंड करेगा सबस्ट्रेट से, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा। ठीक, उसके बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो एंजाइम है वो निकलेगा और फर्दर दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने के लिए वो रेडी होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि जैसे रिएक्शन खत्म हुई तो एंजाइम है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस रिएक्शन में। और फिर है, इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। मतलब ये एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन जो उसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है उन दोनों को इक्वली कैटेलाइज करता है, इसलिए इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस को इक्वली कैटेलाइज करता है एंजाइम। तो इस तरह से ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके एंजाइम में बाइंड करेगा। ठीक, हम आगे चलते हैं एंजाइम के नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो एंजाइम्स हैं, इनका जो नोमेनक्लेचर है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री से दिया जाता है। और ये एंजाइम, हर एक एंजाइम को एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है, एंजाइम कोफिशिएंट नंबर। ठीक है, तो हम एंजाइम का नोमेनक्लेचर इस तरह से करते हैं, एंजाइम कोफिशिएंट नंबर, जैसे 1 हो गया, 2, 2, 3। ठीक है, 1। तो ये इस तरह से, तो ये एंजाइम की क्लास को डिनोट करता है, फर्स्ट वाला।
फर्स्ट नंबर होता है वो एंजाइम की क्लास को डिनोट करेगा, सेकेंड नंबर एंजाइम की सब क्लास को डिनोट करेगा, थर्ड नंबर डिनोट करेगा सब क्लास को, फोर्थ नंबर डिनोट करेगा उसकी स्ट्रेन को। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम कोफिशिएंट नंबर दिया जाता है। ये एंजाइम कोफिशिएंट नंबर हर एक एंजाइम के लिए पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, फिर हम जब इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये 6 क्लासेस देखने को मिलती हैं, O, T, H, L, I, L। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज और लाइगेज, ये 6 क्लासेस होती हैं। इनको हमें इसी अरेंजमेंट में, इसी वे में, इसी नंबर में याद करना होता है, क्योंकि इनकी जो क्लासेस हैं वो स्पेसिफिक होती है। जब हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो हमें पता चल गया हम कौन से एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम की क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी में सब क्लास होगी, फिर सब क्लास होगी, उसकी क्या स्ट्रेन है, ये सब एंजाइम कोफिशिएंट नंबर है वो इसी बेसिस पे दिया जाता है। तो ये है, हमें इसी ऑर्डर में याद करने हैं। तो फर्स्ट क्लास है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम की क्लास होती है। इसके अंदर ऑक्सीडोरिडक्टेज हम नाम से ही देख रहे हैं, इसके अंदर कौन से एंजाइम्स होंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाएंगे। ऑक्सीडोरिडक्टेज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें जैसे AH और B, तो यहाँ से A और BH ये रिएक्शन हुई। ठीक है, तो अब ये जो B है इस पे हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो गया, मतलब B का रिडक्शन हुआ है। वही A और A प्लस O से AO बन रहा है, ऑक्सीजन ग्रुप का एडिशन हुआ है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। AO का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि जब किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन है उसको ऐड किया जाता है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, तब क्या होता है, रिडक्शन। वहीं हम ऑक्सीडेशन के बारे में देखें तो किसी मॉलिक्यूल से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो वहां पे होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके एंजाइम्स के एग्जांपल है डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास से बिलोंग करते हैं। वहीं हम सेकेंड क्लास के बारे में देखें तो ये भी नाम से पता चल रहा है, ट्रांसफरेजेस, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी ग्रुप का, किसी एटम का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफरेज नाम से मतलब ट्रांसफर हो रहा है। जैसे AB प्लस C, यहाँ से A प्लस BC बन गया। ठीक है, अब ये B वाला जो ग्रुप है ये इधर से C पे ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे ये बन गया BC। तो इसके एग्जांपल है ट्रांस एमिनेज, काइनेज की। अगर एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांस एमिनेज, फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा तो काइनेज एंजाइम है ये काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड क्लास हुई। फिर हम चलते हैं थर्ड क्लास के ऊपर जो है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस नाम से पता चल रहा है वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वाटर का इन्वॉल्वमेंट होके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, जैसे AB प्लस वाटर का यूज करके AOH और BH बन रहा है, तो इसके अंदर वाटर को यूज करके A और B है इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, तो इसको हम हाइड्रोलेजेस क्लास में इन्वॉल्व होगा। और ये इसके एंजाइम्स होते हैं लाइपेजेस, अमाइलेज, पेप्टिडेज, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलेज क्लास से बिलोंग करते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं ये चीज़। फिर हम फोर्थ क्लास पे चलते हैं, लाइगेज। लाइगेज के अंदर क्या होता है, ये भी मोस्टली हाइड्रोलेजेस की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें वाटर की एब्सेंस में बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं। वाटर जैसे ये XABY, तो इसके अंदर वाटर के एब्सेंस में ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, AB और XY के फॉर्म में ये बन जाएगा प्रोडक्ट।
तो इसके अंदर डी कार्बोक्सिलेजेस, वाटर की एब्सेंस में बोन्स ब्रेक होंगे, तो उसमें वो कौन सी क्लास से बिलोंग करेंगे? क्लास 4 लाइगेज। ठीक, उसके बाद में क्लास 5 पे चलते हैं, आइसोमरेज। आइसोमरेज भी नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे आइसोमराइजेशन होगी। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा इस क्लास में। जैसे ए बी है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके बी ए बन जाएगा, ए बी बी ए, बस उसी मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होके दूसरा मॉलिक्यूल बन जाए, तो वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? आइसोमरेजेस। और उसके एग्जाम्पल हैं आइसोमरेज और म्यूटेज एंजाइम। फिर हम लास्ट क्लास पे चलते हैं, लाइगेज। लाइगेज ऐसे क्लास होती है जिसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं, ऐड करने में यानी जोड़ने में हेल्प करवाते हैं। जैसे X + Y, इसमें एक ATP का यूज़ होगा, तो X Y है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और वो ATP है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। जैसे सिंथेटेज एंजाइम, तो ये एंजाइम लाइगेज क्लास से बिलोंग करता है। तो ये 6 क्लासेस हो गई, ऑक्सीडो रिडक्टेज, और फिर उसके बाद ट्रांसफरेज, और उसके बाद हाइड्रोलेजेस, फिर लाइगेज, उसके बाद आइसोमरेज और लाइगेजेस। ये 6 क्लासेस हो गई, ये हमें इसी ऑर्डर में याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। ये एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एडिशनल एनर्जी होती है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होती है, रिएक्शन को रिक्वायर होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, जैसे ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब हम एंजाइम यूज नहीं कर रहे हैं तो रिएक्शन इस रेट से जा रही है, और वहीं अगर हम एंजाइम को यूज कर रहे हैं तो हमारी जो रिएक्शन है वो इतने से टाइम में खत्म हो गई। तो ये जो एनर्जी है ये हम एंजाइम को यूज करके सेव कर सकते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारी विदाउट एंजाइम है, और ये विद एंजाइम है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एंजाइम को यूज नहीं करेंगे तो हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी को देनी होगी और फिर कितना टाइम लगेगा उस रिएक्शन को होने में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने में। ठीक, तो इसको हम कैटेलाइज कर सकते हैं, इसको हम स्पीड अप कर सकते हैं एंजाइम्स प्रोवाइड करके। और फिर वही फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने टेम्परेचर, पीएच, इन सब के लिए। तो टेम्परेचर, पीएच है वो अपनी एक ऑप्टिमम उनकी पीएच होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी पे एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं अपनी फुल एक्टिविटी में। जैसे टेम्परेचर है, अगर कोई एंजाइम है उसको लो टेम्परेचर पे काम करना है और हमने हाई टेम्परेचर दे दिया तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। उसको हमें पर्टिकुलर उसका जो ड्यूरेशन है यानी उसका जो एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोवाइड करवाना होगा। वही हम इनका जो ग्राफ देखते हैं टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी, तो वो बेल शेप्ड कर्व आता है। जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर होगा और यहाँ एंजाइम एक्टिविटी होगी, तो इस तरह से बेल शेप्ड कर्व आएगा। एंजाइम का एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है या फिर एंजाइम की एक पर्टिकुलर पीएच होगी वो उसी पे काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत हम फ्लक्चुएट करवाएंगे तो यहाँ तक उसकी एक्टिविटी है वो अच्छे से चलेगी। लेकिन हमने अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कम दे दिया तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर ज़्यादा दे दिया तो एंजाइम्स हैं वो मोस्टली एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने, और हमने देखा था कि जब अगर हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे देंगे तो वो जो प्रोटीन्स हैं उनमें डीनेचुरेशन हो जाएगा। अब अगर एंजाइम के अंदर डीनेचुरेशन हो गया तो वो फंक्शनल नहीं होंगे, और इधर अगर ज़रूरत से कम टेम्परेचर दे दिया तो एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा, तो एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो भी वो फंक्शनल नहीं होगा। तो हमें
उसको फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच देनी होगी, ठीक है। वहीं हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है कि जैसे ये एक बीकर था, इसके अंदर हमारी केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। कोई ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाल दिए हमने 5, ठीक है। ये 5 हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डाले, फिर हम एंजाइम दे रहे हैं रिएक्शन को होने के लिए, तो एंजाइम हमने 10 डाल दिए, इस तरह से 10 एंजाइम दिए। तो अगर हम उसमें 5 और सबस्ट्रेट डालेंगे तब तक हमारी रिएक्शन जो है उसकी रेट इंक्रीज होती रहेगी। अगर 5 थे तो एक और डाल दिया, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, यहाँ तक हम एंजाइम्स को डालते जाएंगे तो हमारी रिएक्शन रेट इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक टाइम पे जितने एंजाइम थे उतने ही सबस्ट्रेट हो जाएंगे, तो सारे एंजाइम्स हैं उनमें सैचुरेशन आ जाएगा। अब सैचुरेशन आने के बाद जितने भी हमने सारे एंजाइम्स को तो सबस्ट्रेट से ऐड करवा दिया है, कनेक्ट करवा दिया है, अगर उसके बाद भी हम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करते जा रहे हैं तो उसकी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे एंजाइम्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, वो और एंजाइम से बाइंड हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने भी हम सबस्ट्रेट डालेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनिशियली जो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, उसके बाद एंजाइम्स में सैचुरेशन आ जाएगा, और सैचुरेशन आने के बाद जब उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद में एंजाइम्स हैं वो, और उसके सैचुरेशन के बाद वो नहीं होगी उनकी रिएक्शन कैटेलाइज। फिर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। तो प्रोडक्ट जैसे ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट इससे आके बाइंड हुआ है, तो इधर प्रोडक्ट बन रहा है कोई भी, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, इसी एंजाइम पे जाके बाइंड करेगा। इसमें एंजाइम में एक और साइट होती है, उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे कभी भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता है, लेकिन जब प्रोडक्ट आके बाइंड करेगा एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे तो उसकी एक्टिव साइट के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और वो फर्दर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी जो रिएक्शन की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन, जब जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं वही प्रोडक्ट उस रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फिर इसके बाद हम एंजाइम की स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि एंजाइम है वो किस तरह का होता है। तो एंजाइम्स के बारे में हमने देखा था, एंजाइम प्रोटीन से मिलके बना होता है। वहीं उस एंजाइम के साथ प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स भी हम ऐड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर होलो एंजाइम, ठीक। और एक होता है सिंपल एंजाइम, इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम सिंपल एंजाइम बोलते हैं। प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी ऐड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। और वो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है कोफैक्टर। तो होलो एंजाइम है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक एपो एंजाइम और एक कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम है वो उस एंजाइम का प्रोटीनेशियस पार्ट है, और कोफैक्टर है वो उस एंजाइम का नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक है। ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो इसके अंदर कोफैक्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होता है जो उसके एपो एंजाइम से टाइटली जाके बाइंड हो जाए और उस जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज छोटी होगी तो वो अच्छे से टाइटली बाइंड होगा एंजाइम से, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। वही कोएंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लार्ज होते हैं साइज में और वो लूजली बाइंड होते हैं, उनको कोएंजाइम्स बोलते हैं। इनके अलावा कुछ मेटल आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेटेलिक आयंस भी एंजाइम्स के अंदर बाइंड होते हैं, ठीक है। जैसे रूबिस्को हो गया,
उसके अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, उस तरह से ही। तो इसके अंदर हम देख लेंगे एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स में जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम में दो पार्ट है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। ठीक है, फिर ये एपो एंजाइम है, ये तो इसका प्रोटीन वाला पार्ट है। हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है कोएंजाइम। तो इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये टाइटली बाइंड होता है और इसके ये जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉल साइज का होता है। और ये कोएंजाइम है, ये लूजली बाइंड होता है और ये लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक, ये इसके अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। तो ये सारा हम देखते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं एंजाइम के एक्शन पे कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। तो ये एक एंजाइम है, ये इसका सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। नॉर्मली सबस्ट्रेट आता है और वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाता है। जैसे ही बाइंड होगा तो इधर एंजाइम और सबस्ट्रेट आए, फिर जैसे ही बाइंड होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम है वो प्रोडक्ट, ये सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट है वो एंजाइम से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये एंजाइम जाएगा फर्दर दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए, प्रोडक्ट को हम काम में ले लेंगे। इस तरह से एंजाइम है वो एक्शन करते हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके लिए दो थ्योरीज दी गई थी, एक तो लॉक एंड की और एक इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अब लॉक एंड की है ये एमिल फिशर ने दी थी 1894 के अंदर। एमिल फिशर ने 1894 के अंदर बताया था कि जो एंजाइम है वो लॉक की तरह बिहेव करता है और सबस्ट्रेट है वो की तरह बिहेव करती है। जैसे हर एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, वो लॉक उसी की से खुलता है, वैसे ही सेम एंजाइम वो उसी सबस्ट्रेट से जाके बाइंड होगा और रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा जिसके लिए वो स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे ये लॉक की कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद में लॉक ओपन हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी है, इसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ने डिसअप्रूव कर दिया था, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल है वो उसकी स्ट्रक्चर भी ऐसे ही हो और वो आके बाइंड हो जाए। तो वो जब बाइंड हो रहा था तब रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर रही थी, तो इसको हम बोल सकते हैं ये रिएक्शन का इनहिबिटर है। तो जब कोई इनहिबिटर है उसकी साइज और शेप है वो भी सबस्ट्रेट के जैसी होगी, तो एंजाइम को क्या पता चलेगा कि ये इसका सबस्ट्रेट नहीं है, वो तो सेम शेप और सेम साइज का है, तो वो तो बाइंड कर लेगा। पर जैसे ही बाइंड करेगा रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। अगर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होगा। तो इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था कि सारे जो एंजाइम्स हैं वो उसके जैसे दिखने वाले सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर सकते और रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकते। फिर उसके बाद में एक इंड्यूस्ड फिट थ्योरी आई थी जिसको डैनियल कॉसलैंड ने दिया था 1958 के अंदर। उन्होंने बताया कि जो एंजाइम है उसकी पहले से ऐसे शेप नहीं होती उसकी एक्टिव साइट की कि डायरेक्टली सबस्ट्रेट आके उस पर बाइंड हो जाए, लेकिन उसमें जैसे ही सबस्ट्रेट उसके पास में आता है इस एंजाइम में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिससे वो अपनी शेप को सबस्ट्रेट की शेप की तरह बना लेता है ताकि बाइंडिंग इजीली हो जाए। जैसे इसमें पहले ये सर्कल था, जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास आया ये स्क्वायर बना। इसने देखा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर शेप्ड है, तो इसने खुद की स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके स्क्वायर शेप्ड बना ली। फिर जैसे इसकी स्क्वायर शेप बनी तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, इस एंजाइम में इजीली फिट हो जाएगा
और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए इसको बोला है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसमें इसको फिट होने के लिए एंजाइम को इंड्यूस किया है सबस्ट्रेट ने, तो इसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ इनहिबिटर्स के बारे में देखते हैं जो कि एंजाइम्स को इनहिबिट करवा सकते हैं। तो वो इनहिबिटर्स हैं वो दो तरह के हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनकी जो शेप साइज है वो सबस्ट्रेट के सिमिलर होती है। ठीक है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, इनकी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है। जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट होगा, अगर उस रिएक्शन के अंदर उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है और सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, तो जो एंजाइम है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से जाके बाइंड हो जाता है और रिएक्शन को स्टॉप करवा देता है, इनहिबिट करवा देगा। वहीं अगर उस और इसलिए ये जो रिएक्शन है बट ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है सॉरी, इसको हम फर्दर रिवर्स कर सकते हैं जब हम सबस्ट्रेट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा एंजाइम था, इस एंजाइम से ये इनहिबिटर आके बाइंड हो गया और सबस्ट्रेट को बाइंड होना था। तो अगर हम रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो ये इनहिबिटर है, ये तो बाहर निकल जाएगा और सबस्ट्रेट आके इससे बाइंड हो जाएगा, तो हमारी रिएक्शन है वो फिर से नॉर्मली काम करने लग जाएगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि सो इफ वी वांट टू रिमूव इनहिबिटर, अगर हमें इनहिबिटर को रिमूव करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी होगी ताकि वो सबस्ट्रेट है वो इनहिबिटर को रिप्लेस करके खुद एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाए। उसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत ही मेन एग्जांपल है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है वो मेलोनेट होता है। नॉर्मली इस एंजाइम पे जाके बाइंड करना होता है सक्सिनिक एसिड यानी सक्सिनेट को, लेकिन मेलोनेट है उसकी स्ट्रक्चर भी सक्सिनिक एसिड जैसी होती है, तो वो जाके बाइंड कर जाता है। तो मेलोनेट इनहिबिटर होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ऊपर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं, एक बार बाइंड हो जाता है उसके बाद में एंजाइम से वो नहीं हटता है, वो एकदम से परमानेंटली उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो वो जैसे एक बार बाइंड हुआ तो वो उस एक बार जैसे इस एंजाइम से बाइंड हो गया तो मानो इस एंजाइम को तो इसने डिस्ट्रॉय ही कर दिया, खराब कर दिया, ये वापस से इरिवर्सिबल होके हम इस एंजाइम को फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है साइनाइड। तो हमने ये पता ही है, हमने बहुत बार सुना है कि साइनाइड है उसका आज तक किसी ने टेस्ट नहीं बताया। जैसे उस साइनाइड को कोई भी टेस्ट करता है ना तो उसकी डेथ हो जाती है ना। तो ये रिएक्शन इतनी जल्दी कैटालाइज करता है कि ये सारे साइनाइड मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एंजाइम से जाके बाइंड हो जाते हैं और वो बाइंड करने के बाद वापस से एंजाइम है वो रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए नहीं बचते और जो भी उसको खाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो साइनाइड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। फिर ये ग्राफ देखते हैं कि इसके अंदर ये वाई जो एक्सेस है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताइए और एक्स एक्सेस पे कंसंट्रेशन बताइए सबस्ट्रेट की। ठीक है, अगर इनहिबिटर नहीं है तो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन आती है। जब हम सबस्ट्रेट देते जाते हैं तब रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है। एक टाइम के बाद में सारे एंजाइम हैं उनसे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो सैचुरेशन आ जाता है। जहाँ पे सारे एंजाइम्स बाइंड हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कि एंजाइम की जो वेलोसिटी है वो उसके मैक्सिमम पे आ गई, तो उसको वी मैक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन वही हमने अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसको दे दिया तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ये ग्राफ आता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो उसकी वी मैक्स को तो कोई अफेक्ट नहीं करता, वी मैक्स को तो कांस्टेंट रखता है, लेकिन इधर इसका Km वैल्यू है वो इंक्रीज कर देता है। सॉरी, ये इसका Km वैल्यू है। अब Km क्या होता है? Km वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेयर वी मैक्स हाफ होगी। वी मैक्स अपनी हाफ होगी, उस टाइम पे जितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम Km से डिनोट करेंगे। ठीक है,
फिर वहीं हम देखें, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ देखते हैं तो Vmax है वो डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे Vmax डिक्रीज हो जाती है, इसमें Km इंक्रीज होता है और Vmax कांस्टेंट रहती है। इसमें Vmax डिक्रीज हो जाती है और Km है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो Km है ये कांस्टेंट रहेगा, Km कांस्टेंट रहता है। तो ये होगी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ये होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को एंजाइम से ही समझ में आया होगा। एंजाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको बार बार रिवाइज करना। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।